Hello everyone, my name is Shreyash and I'm going to talk about copyrights. जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो राइट है जो आपको आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपके माइंड से निकला हुआ कोई आइडिया, कोई एक्सप्रेशन जो कि आपकी प्रॉपर्टी है। उसमें से 5 टाइप्स ऑफ आईपीआर हमने डिस्कस किया था, जिसमें से कॉपीराइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉपीराइट एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि ओरिजिनल वर्क्स के लिए दिया जाता है। ओरिजिनल वर्क्स जो कि लिटरेरी हैं, ड्रामेटिक हैं, आर्टिस्टिक हैं या ऑडियो विजुअल हैं, यानी कि फिल्म्स। तो ऐसा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट किया है तो उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन मिलता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द पर्पस ऑफ copyright, the need for copyright. If we go back to times when kings ruled us, तो उस टाइम में क्या होता था कि जो भी आर्टिस्ट थे उनको किंग द्वारा पेट्रनाइज किया जाता था। और फॉर एग्जांपल अगर किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई और उसने राजा के दरबार में जाके उसको प्रेजेंट किया, and the king is very happy with that painting, then the king used to give certain prizes, इनाम जिसको कहा जाता था। the king used to give those prizes to the painter or the artist, singer, dancer, anyone। और वो जो प्रॉपर्टी हुई वो स्टेट की प्रॉपर्टी हुई, वो किंग की प्रॉपर्टी हुई। तो आर्टिस्ट, द ओनली रिवॉर्ड दैट एन आर्टिस्ट गॉट फॉर हिज वर्क वॉज द इनाम एंड नॉट एनीथिंग एल्स, एंड द प्रॉपर्टी देन बिलोंग टू द स्टेट। पर जैसे जैसे वी कंस्टिट्यूटेड आवरसेल्व्स इनटू अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी नो वन पेट्रनाइजेज एनीवन। सो एक डेमोक्रेसी में आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके मालिक आप ही हैं और उसको कंट्रोल आप ही करते हैं। इसीलिए कॉपीराइट का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, ताकि आपको लॉ वो प्रोटेक्शन ग्रांट कर सके, कोई आपके प्रोडक्ट को आपके परमिशन के बिना यूज़ ना कर सके। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसलिए भी ग्रांट किया जाता है कॉपीराइट में, ताकि ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क्स को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि जो आर्टिस्टिक वर्क्स हैं वही हमारे कल्चर को क्रिएट करते हैं। और जिस सोसाइटी का कल्चर ज़्यादा रिच होगा वही सोसाइटी ज़्यादा सिविलाइज कहलाएगी। इसीलिए कल्चर को रिच बनाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और सोसाइटी में और सिविलाइजेशन लाने के लिए भी कॉपीराइट का प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे ज़रूरी बात है ओरिजिनलिटी। एक ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, आर्टिस्टिक वर्क आपका, तभी आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने कोई म्यूज़िक का पीस कंपोज किया तो वो किसी से कॉपीड नहीं होना चाहिए। अगर कॉपीड होगा तो वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा और कॉपीराइट उस पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो म्यूज़िक का पीस ओरिजिनल है और कॉपीराइट के बाकी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो डेफिनेटली उसको कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलेगा। कॉपीराइट at times it is very difficult to ascertain the property in respect of which copyright protection should be given। ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो ओरिजिनल वर्क है, वो उसको कॉपीराइट दिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि देयर इज़ अ थिंग नोन एज द आइडिया एक्सप्रेशन डिकोटमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉपीराइट्स, जो ये कहता है कि कॉपीराइट का प्रोटेक्शन एक आइडिया को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ उस आइडिया के एक्सप्रेशन को दिया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो दैट बाई इट सेल्फ नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ग्रांटेड द प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट। दैट आइडिया हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन एनी फॉर्म, इन राइटिंग, इन पेंटिंग, इन म्यूजिक, इन ऑडियो विजुअल मीन्स और एनीथिंग। अगर वो एज लॉन्ग एज उसको एक्सप्रेस ना किया जाए, जब तक उसको एक्सप्रेस ना किया जाए तब तक वो सिर्फ एक आइडिया है और उसको कॉपीराइट नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक पेंटिंग बनाऊंगा जिसमें एक सनसेट है और उसमें सर्टेन बर्ड्स आर आल्सो सीन फ्लाइंग और दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, आई विल मेक दैट समडे। और उसको आपने अपने किसी फ्रेंड को बताया उस आइडिया के बारे में और उस फ्रेंड ने उस पेंटिंग को बनाया एंड नाउ ही
ही सोल्ड दैट पेंटिंग एंड ही इज़ वेरी रिच नाउ, तो फिर आप उस आइडिया के लिए फ़ाइट नहीं कर सकते, उस आइडिया पे आपका कॉपीराइट नहीं था। अगर आप उस आइडिया को लेके आपने उस पेंटिंग को बना लिया होता तो उस पेंटिंग पे आपका कॉपीराइट होता, और उस पेंटिंग को कोई फिर कॉपी नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आइडिया और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, और कॉपीराइट जो है सिर्फ आइडिया के एक्सप्रेशन को दिया जाता है, आइडिया बाय इटसेल्फ को नहीं दिया जाता, राइट। तो कॉपीराइट में जो राइट है वो आपको इकोनॉमिक सेंस समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने कोई आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया है तो उसको सेल करने का राइट मेरा ही है, उसकी कॉपीज़ बनाने का राइट मेरा ही है, तो इसमें मेरा एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ एक मोरल इंटरेस्ट भी आपका उसमें जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा बनाई थी। अगर आपने लियोनार्डो डा विंची से परमिशन लेके मोनालिसा की एक कॉपी खरीदी और अपने रूम में उसको हैंग किया, और आपने कुछ ऐसा ऑल्टरेशन कर दिया उसमें, उस पेंटिंग में, जो कि लियोनार्डो डा विंची को एक्सेप्टेड नहीं है, कोई ऐसा ऑल्टरेशन किया, कोई ऐसा उसमें ऊपर से ड्रॉ कर दिया या कुछ मिटा दिया जो कि मोनालिसा के उस पेंटिंग के वैल्यू को कम करता है, जो लियोनार्डो डा विंची ने कल्पना की थी, जो वो चाह रहा था उस पेंटिंग को जिस तरह बनाना, उसके मीनिंग को वो डिस्टॉर्ट करता है, मीनिंग को इंटायरली चेंज कर देता है, तो वो आप नहीं कर सकते। अ पेंटर कैन ऑलवेज ऑब्जेक्ट टू डिस्टॉर्शंस इन द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज पेंटिंग बाय समवन। तो कॉपीराइट के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है ही, एक मोरल इंटरेस्ट भी है जुड़ा हुआ। कॉपीराइट जो है उसका टर्म होता है लाइफ टाइम ऑफ द क्रिएटर प्लस 60 ईयर्स, यानी कि अगर आपने अभी एक कविता लिखी और तो आपका उसके पास कॉपीराइट आ गया, तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके पास उसका कॉपीराइट है, और आपकी डेथ के 60 ईयर्स तक उसका कॉपीराइट है आपके पास, यानी आपके पास यानी आपके फैमिली मेम्बर्स के पास, जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है। जिस तरह लैंड और बिल्डिंग हम लोग इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, उसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो अगर श्री हरिवंश राय बच्चन ने कोई कविता लिखी तो उसका कॉपीराइट उनके पास है और उनके लाइफ टाइम तक है, लेकिन जिस दिन में उनकी मृत्यु हुई उसके 60 साल तक उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमिताभ बच्चन के पास उसकी कॉपीराइट है। लेकिन जैसे ही 60 ईयर्स क्रॉस होंगे वो कॉपीराइट ख़त्म हो जाएगा और वो एक पब्लिक यूज़ के लिए प्रॉपर्टी बन जाएगी। कॉपीराइट में जो राइट दिया जाता है वो एक कैवियट के साथ, एक डिस्क्लेमर के साथ दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं फेयर यूज़ डॉक्ट्रीन। यानी कि अगर आपका कोई वर्क है, ओरिजिनल वर्क है जिसका कॉपीराइट है आपके पास, तो उसको ऑब्वियसली कोई आपके परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। पर अगर आपके वर्क को यूज़ किया जा रहा है फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, और फॉर न्यूज़ रिपोर्टिंग, और फॉर वैलिड क्रिटिसिज्म, तो दैट अमाउंट्स टू फेयर यूज़, और उसके लिए आप अपने कॉपीराइट को इन्वोक नहीं कर सकते। दैट इज़ फेयर यूज़, और उसको यूज़ किया जा सकता है आपकी परमिशन के भी बिना। तो अगर कोई फिल्म आई है और उस फिल्म का रिव्यू लिखा जा रहा है, और उस फिल्म के को रिव्यू करने के लिए उस फिल्म के कुछ सीन्स दिखाए जा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, बिकॉज दैट कम्स अंडर फेयर यूज़। कॉपीराइट में आपको अगर आप कॉपीराइट के ओनर हैं और आप कोई और चाहता है कि वो आपके वर्क को यूज़ करे, तो देयर इज़ अ टर्म नोन एज लाइसेंसिंग। वो आपसे एक लाइसेंस ले सकता है कि मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है, तो काइंडली ग्रांट मी द परमिशन टू यूज़ इट। लाइसेंसिंग का जो पूरा कंसेप्ट है, जो पूरा लॉ है, वो कॉपीराइट एक्ट 1957 में कंटेन्ड है। तो सबसे बेसिक लाइसेंस होता है जनरल लाइसेंस, जो कि कॉपीराइट का ओनर देता है। अगर मैंने कुछ आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया है और किसी को उसका कॉपी चाहिए, तो मैं एक सिंपल एक रिटन परमिशन उसको दे सकता हूँ कि आई ग्रांट द परमिशन टू दिस गाई टू यूज़ माई वर्क फॉर दिस पर्पस। तो वो काफ़ी सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ लाइसेंस है वो। उसके बाद है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जैसा कि हमने पेटेंट में भी
पेटेंट में भी जैसा हमने डिस्कस किया था कोविड-19 के कंटेक्स्ट में, कि अगर कोई नई वैक्सीन आई है जो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके पेटेंट ओनर को कंपेल किया जा सकता है कि वो गवर्नमेंट को यूज़ करने थे अपने इन्वेंशन को। उसी तरह अगर कुछ कंडीशंस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे कॉपीराइट का लाइसेंस देना कंपलसरी हो जाता है। देयर इज़ एन अथॉरिटी नोन एज द एपलेट बोर्ड, कॉपीराइट एपलेट बोर्ड, जिसके पास आप जा सकते हैं अप्लाई करने कि इस पर्टिकुलर कॉपीराइट का कंपलसरी लाइसेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ एन अथॉरिटी नोन एज द एपलेट बोर्ड, कॉपीराइट एपलेट बोर्ड, जिसके पास आप जा सकते हैं अप्लाई करने कि इस पर्टिकुलर कॉपीराइट का कंपलसरी लाइसेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कंडीशन है कि अगर कोई ऐसा वर्क है जो कि पब्लिक से विथहेल्ड है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा ओरिजिनल वर्क जिसके पास किसी का कॉपीराइट है लेकिन वो पब्लिक का एक्सेस, उसके पास उस प्रोडक्ट उस वर्क पे पब्लिक का एक्सेस नहीं है और वो ज़रूरी है कि पब्लिक का एक्सेस हो, पब्लिक इंटरेस्ट में है वो, तो फिर कोई भी एपलेट बोर्ड के पास अप्लाई कर सकता है और एपलेट बोर्ड विल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड to the copyright owner and then it will hold an inquiry and then decide the case. दूसरी कंडीशन जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग की है वो है कि द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इज़ अनट्रेसेबल और कैनॉट बी फाउंड और इज़ डेड। तो फिर उस केस में भी कोई एप्लीकेंट एपलेट बोर्ड के पास अप्लाई कर सकता है और परमिशन मांग सकता है कि इस पर्टिकुलर वर्क को कॉपी करने का परमिशन दिया जाए। तो जब ऐसा कोई एप्लीकेशन रिसीव किया जाए तो एपलेट बोर्ड की ड्यूटी है कि वो एक डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में इसके बारे में पब्लिश करें और ताकि जो कोई रियल ओनर है जो कि अनट्रेसेबल है उसको पता चल पाए, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो सामने आए फिर और ऑब्जेक्ट करे। और जब ओनर अनट्रेसेबल होता है और कोई अप्लाई करता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए एपलेट बोर्ड के पास, तो फिर उसको एपलेट बोर्ड एक रॉयल्टी फिक्स करती है। रॉयल्टी इज़ अ कॉम्पेंसेशन इन ल्यू ऑफ द लाइसेंस जो कि एप्लीकेंट द्वारा पे की जाती है। तो ये रॉयल्टी जो है एपलेट बोर्ड को पे की जाएगी एप्लीकेंट द्वारा और वो रॉयल्टी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और एक और कंडीशन है कंपल्सरी लाइसेंसिंग की कि अगर कोई कॉपीराइटेड वर्क है जो कि जिसको पब्लिक में एक्सप्रेस करना, पब्लिक में प्रोपोगेट करना नेशनल इंटरेस्ट में है, तो फिर उसकी भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो सकती है। अब चलते हैं कवर वर्जन्स के पास। आपने आजकल बहुत देखा होगा कि पुराने सॉन्ग्स के कवर वर्जन्स आ रहे हैं। तो इन अर्ली 2000s ये स्टार्ट हुआ था अर्ली 2000s में जब रीमिक्स सॉन्ग्स आते थे। तो सिंगर्स ऑफ द ओल्ड एरा लाइक लता मंगेशकर एंड आशा भोसले दे हैड ग्रेट ऑब्जेक्शंस टू दीज रीमिक्स सॉन्ग्स, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने जो सॉन्ग्स बनाए 60s में 70s में उसको काफ़ी ज़्यादा एक अनसेवरी और अनटेस्टफुल टर्न दिया जा रहा है इन रीमिक्स सॉन्ग्स में। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन एक्सप्रेस किया, तो उसकी वजह से एक नया प्रोविज़न आया कॉपीराइट एक्ट में 2012 में जो कि स्पेसिफिकली कवर वर्जन से डील करता है। तो ये कहता है कि अगर किसी एप्लीकेंट को किसी सॉन्ग का कवर वर्जन बनाना है तो फिर ही हैज़ टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द कॉपीराइट एंड उसके साथ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि जो कवर वर्जन है वो भी उसी मीडियम में पब्लिश होगा जिस मीडियम में ओरिजिनल वर्क पब्लिश हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल वर्क सीडी में आया था तो कवर वर्जन भी सीडी में आना चाहिए, या फिर ओरिजिनल वर्क सिर्फ स्पॉटिफाई पे रिलीज़ हुआ था तो कवर वर्जन भी सिर्फ स्पॉटिफाई पे रिलीज़ होना चाहिए। उसके साथ पब्लिश होने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको एक प्रायर नोटिस देना होगा ओरिजिनल ओनर को, और अगर आप कॉपीज़ बनाते हैं उस ओरिजिनल वर्क की तो आपको वो एडवांस कॉपीज़ देनी होंगी और एडवांस रॉयल्टी पे करनी होगी ओनर को, और आप जो है अपने कवर वर्जन में
ओनर की रेपुटेशन को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किशोर कुमार का कोई सॉन्ग है और आप उसका कवर बनाना चाहते हैं, तो आप उस कवर को किशोर कुमार के नाम से मार्केट नहीं कर सकते, उसे आपको अपने ही नाम से मार्केट करना होगा। हाउएवर, आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ अ कवर वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल सॉन्ग संग बाय किशोर कुमार। तो वो क्रेडिट देना ज़रूरी है, पर अप्रोप्रिएशन इज़ नॉट अलाउड। फर्दरमोर, अगर आपको कवर वर्जन बनाना है तो देयर इज़ अ 5 ईयर पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर आज एक सॉन्ग क्रिएट हुआ जिसका कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है उसके ओनर के पास, तो आज से 5 साल तक उसका कोई कवर वर्जन नहीं बन सकता, आप अप्लाई नहीं कर सकते उसे कवर वर्जन के लिए। सो फॉर 5 years दैट सॉन्ग, all the benefits arising of that song can only be reaped by the real owner and not by any applicant. और उसके बाद अगर आप कोई कवर वर्जन बना रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग भी करना है उसका, कि उसकी कितनी कॉपीज़ बनी, किस प्राइस पे वो सेल हो रहा है, कितना सेल हुआ। और ये अकाउंटिंग जो अकाउंट्स हैं, दैट इज़ ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द रियल ओनर। Another very important type of license of copyright is the public broadcast license. अगर किसी चैनल को किसी ओरिजिनल वर्क का पब्लिक ब्रॉडकास्ट करना है तो दैट चैनल कैन अप्लाई टू द appellate board for that. पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस इज़ अ स्टैट्यूटरी लाइसेंस, जिसके लिए एक एडवांस नोटिस देना होता है और एडवांस रॉयल्टी भी पे करनी होती है। उसके बाद एक और तरह का लाइसेंस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन लाइसेंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नॉवेल लिखी गई है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एंड यू वांट टू ट्रांसलेट इट इनटू अनदर लैंग्वेज, तो फिर आपको एपेलेट बोर्ड के पास अप्लाई करना होगा। और इसमें भी एक 7 ईयर पीरियड है कि अगर आज वो नॉवेल लिखी गई है, आज वो नॉवेल पब्लिश हुई है, तो आज से 7 साल तक उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। आज से 7 साल के बाद ही उसका ट्रांसलेशन हो सकता है और उसके ट्रांसलेशन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है। So that's all about copyright. Thank you so much. I'll be back with some new topic next time.